नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हो तो बहुत कुछ रहा है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन अगर पेट्रोल की कीमतों से शुरू कर लें तो बड़ा मुनासिब होगा, बड़ा रेलेवेंट होगा। एक दिन पहले गुज़श्ता शब एक बार फिर वफाकी हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में अंदाज़न 6 रुपये का इजाफा करना पड़ा पर लीटर। ताहम डीजल और लाइट डीजल जो है उसकी कीमतें हुकूमत ने बरकरार रखी। ये एक ऐसा फैसला है जिसे आज पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड भी किया। ताहम एक ऐसा फैसला था जिसके ऊपर बरमला तौर पर फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल जरदारी भुट्टो जो हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा कि वो जरदारी साहब को भी ये बात जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ताहम मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने यह दावा किया कि नवाज़ शरीफ साहब को ये फ़ैसला बिल्कुल भी जो है उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया। वो इतने नाराज़ हुए, इतने बरहम हो गए कि वो उस मीटिंग से, जिस वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो थे, उठ के वो वहाँ से चले गए। और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने इस हवाले से भी ट्वीट किया तो फिर फवाद चौधरी साहब ने उसके बारे में एक सेकंड ट्वीट किया कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये एक मजाक है इस किस्म का। तो मैं आपको सबसे पहले एक टुकड़ा सुनाता हूँ कि डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने अपने आप को डिफेंड किया कैसे। ओकरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। और हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। मैं इस हुकूमत के हर फैसले के पीछे पाबंद हूँ, खड़ा हूँ और जिम्मेदारी से खड़ा हूँ। कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था और सही फैसला था। जरदारी साहब की राय भी मोहतरम है और मैं उनसे भी बात कर लूंगा, अगर कोई उनके जो भी क्लैरिफिकेशन मांगेंगे मैं दे दूंगा। जी नाज़रीन, ये तो थे डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल। इसके जवाब में जब ज़ाहिर है ऐसा भी कोई स्टेटमेंट होती है फिर इसका एक जवाब भी आता है। तो हमाद अजहर साहब जो एनर्जी के मामला पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने एक सेकंड काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनका भी एक टुकड़ा सुन लेते हैं। पहले महंगे कार्गोज पे ज्यादा तेल मंगा लिया और उसके बाद जब डॉलर रेट अपने पीक पे था तो उस पे एलसीओ को रिटायर किया गया बैंकों में, और रिटायर भी किया गया तो उस महंगे रेट से भी 7-8 रुपए ज्यादा पे रिटायर किया। तेल की जो कीमत जहां नीचे जानी थी वहां पे अब ऊपर जा रही है और ये प्योरली हुकूमत की नाकामी है। हबीब जालिब के शेर पढ़ के ये जो माइक गिरा दिए जाते थे, अब इसमें किसी ने नहीं आना। ये दौर गुजर चुके हैं। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें और आम इंतखाबात की तरफ जाएं। ये मईशत, ये सियासत और ये रियासत ये अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मुसल्लत हुकूमत की नाकामियां, इसकी नालायकियां, ये मईशत, ये रियासत और ये सियासत इस हुकूमत की नालायकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आम इंतखाबात कराने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ का लीडर जब भी अपनी बात ख़त्म करता है तो आखिर में एक जुमला और पख ज़रूर लगाता है कि आम इंतखाबात की तरफ जाना ज़रूरी है। ये लगता है कि बिल्कुल ये प्रोविज़ो बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर कोई गुफ्तगू जो है तहरीक इंसाफ के लीडरों की कंप्लीट नहीं होती। डिस्कशन पे यहीं से शुरू कर लेते हैं डिस्कशन को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इसी में पॉइंट है, पिन्हा है इसके अंदर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की मसलसल बात हो रही है, वहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ इस हवाले से डेवलपमेंट्स हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, जो कि लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं। अली परवेज़ मलिक साहब PMLN के रहनुमा मुझे लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। और पाकिस्तान की प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन जना फरिया अदरीस साहिबा जो हैं वो भी मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रही हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अली परवेज़ मलिक साहब, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूँ, मोहतरमा यानी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, उसकी ज़रा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। आसिफ अली जरदारी साहब ने खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया। ये जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने एक पख उसमें छोड़ दी है कि नवाज शरीफ साहब बड़े भरम थे, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। आधी PMLN कह रही है सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन किसी ने खुल के उसकी मुखालफत भी नहीं की है। और डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब को मैं एक्सप्लेन करूँगा या नवाज शरीफ साहब क्यों। ये क्या हो रहा है? ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है आपकी पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। अच्छा, मैं बात का आगाज़ सिर्फ यहाँ से करूँगा कि पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ी तरजीह है वो ये है कि पाकिस्तान को हमने डिफ़ॉल्ट से बचाना है, और जो इमरान खान साहब जिस किस्म की बारूदी सुरंगें यहाँ पे लगा के गए थे ना, उससे बच के हमने इस मईशत को बाहर किस तरह निकालना है, ये अवलीन तरजीह है। बाकी की सारी जो चीज़ें उनकी सानवी हैसियत है, ये याद रखिएगा। क्योंकि श्रीलंका के अंदर क्या सूरत हाल है, जब गैर जिम्मेदाराना कोई हुकूमत जब रिकॉर्ड खसारे करती है तो मेरे ख्याल से वो आपके सामने बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ हर चीज के ऊपर सियासत की जबान समझ आती है, मैं आपके सवाल का जवाब सियासत में देने की कोशिश करूंगा, सियासी जबान में देने की कोशिश करूंगा, और फिर टेक्निकल उसके सवाल जवाब के ऊपर भी यकीनन आ जाऊंगा। देखें,
आज जो फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से लेवीज लगी हुई है ना डॉक्टर साहब, ये याद रखिएगा आज वो लेवीज उससे कम है जो इमरान खान साहब IMF के साथ मुआहिदा करके गए थे। ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जब आपको पता है कि IMF के साथ मुआहिदा किया जा रहा था तो पेट्रोल की कीमत 250 रुपए लीटर होनी चाहिए थी, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो इमरान खान साहब ने सियासी तालियां बजवाने के लिए उसको 150 रुपए लीटर कर दिया था। और ये वही जमात है जिसके पास आप जानते हैं खारजा पॉलिसी के ऊपर भी उसने सियासत की, उस अपनी कद बढ़ाने के लिए इन्होंने शहीदों की लाशों के ऊपर सियासत की। दुरानी साहब से आपके सामने ये इफ्तिखार, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब से ना इसका जवाब ले लेते हैं। ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, लेकिन जो गुड कॉप बैड कॉप का है कि नवाज शरीफ साहब उठ के चले गए, नाराज हो गए, बढ़म हो गए, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, आधी PMLN जो है वो मुखालफत कर रही है, ये क्या कहानी है? अच्छा, गुजारिश ये है कि पहली बात तो मैंने आपको लैंडस्केप बिल्ड कर दिया। दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह अगले फोर्टनाइट के अंदर आपको कीमतें नीचे आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि करेंसी भी अप्रिशिएट हुई है और इंटरनेशनल मार्केट भी जो कम हुई है उसके मुताबिक जो ऑयल आएगा तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को वो बेनिफिट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अब जो मियां नवाज शरीफ साहब की नाराजगी है, जो मरियम साहिबा ने जो बात की है, ये तो हमारी पार्टी का डॉक्टर साहब ये वेल एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे असूल है, असूल भी नहीं बल्कि ये सेंस है, क्योंकि आप जानते हैं जब हमने आजादी, जब वो महंगाई मार्च किया तो हमने इस चीज को सबसे आगे मुकद्दम रखा कि जो पिछले 4 साल के अंदर जिस तरह से हुकूमत को चलाया गया था उसके अंदर एक गरीब आदमी का कचूमर निकल गया है, उसके अंदर सारी की सारी ATM नवाज पॉलिसियों का बोझ जो है वो एक गरीब आदमी के ऊपर डाला गया था। तो मियां नवाज शरीफ साहब की ये तरजीह थी और डायरेक्शन थी कि आप मईशत की डायरेक्शन को तब्दील करें, आप जो मरात ज्यादा तबका है उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आए। और ये जो क्या मतलब है कि नवाज शरीफ साहब मईशत को अंडरस्टैंड नहीं करते? आप ज्यादा नहीं, डॉक्टर नवाज शरीफ साहब जो है वो मिफ्ता इस्माइल की इकोनॉमिक सेंस पे, जजमेंट पे एग्री नहीं करते, वो मईशत को समझते नहीं है, ये मिफ्ता इस्माइल की सेंस से एग्री नहीं करते। बिल्कुल नहीं, देखें, एक मैंने आपसे बात की, आपको डिफॉल्ट से बचाने के लिए फौरी जो सर्जरी और मजबूरन फैसले करने हैं और जो मईशत की डायरेक्शन बदलनी है। अगर इमरान खान साहब आखिरी साल के अंदर 5500 अरब रुपए का खसारा छोड़ के जाते हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इलेक्शन ईयर के अंदर 2200 अरब का था, तो उस खसारा को मीट करने के लिए जब तक आप नए लोगों को टैक्स नेट में नहीं लेके आएंगे तो मिफ्ता साहब को मियां साहब की नाराजगी लेते हुए उनको मजबूरन इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा, जो उन्होंने किया। और यकीनन जिस तरह वो टैक्स नेट के अंदर लोगों को लेके आएंगे, आप अच्छा, मैं जरा बाकी क्वेश्चन को भी ले लूं, मेरे सवाल का एग्जैक्ट जवाब कुछ मिला कुछ नहीं मिल सका, तो आप मुझे जरा बाकी दोनों गेस्ट को लाने दे ब्रेक से पहले। जी अली प्लीज काइंडली मुझे ना बाकी दोनों गेस्ट को लाने दे। इफ्तिखार दुरानी साहब, मेरा ये ख्याल था कि शायद गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है कि वो मोहतरमा मरियम नवाज ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ साहब को एक पॉपुलर सिंपैथेटिक और हमदर्द लीडर के तौर पे दिखाया जाए, और ये दिखाया जाए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये सख्त और गलत किस्म के फैसले करते हैं जो अवाम दुश्मनी पे हैं, वो अवाम से हमदर्दी नहीं रखते। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल, ये अगर आप तारीख़ देखें तो इनका जो वतीरा है उसको देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री हमारे सामने है। अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, लेकिन इसकी एक सिग्निफिकेंस है ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि वो अगस्त के आखिर में, ये सितंबर में डेफिनेटली वापस आ जाएंगे और कराची या इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। क्योंकि एहसान इकबाल साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता। देखिए जी, उनका अपना मुल्क है, जब दिल करे वो आए, उनको इसमें कौन सी कोई हीरोइज्म है? वो करप्शन चार्जेस में जेल पे थे, वो बेल पे गए, लेकिन वो उन्होंने कह दिया मियां जावेद लतीफ़ ने कि उनको जेल में कोई नहीं डाल सकता, हम नहीं जाने देंगे उनको जेल में। देखें, एक बड़ी अच्छी सीरीज है नेटफ्लिक्स, उसका नाम है नॉर्कोस। तो जो पेब्लो एस्कोबार ना जब असेंबली में जीत के जाता है तो उसको ना स्पीकर मना कर देता है, उसने कहा तुम्हारा मैं वो ओथ नहीं ले सकता। उसने कहा क्यों? उसने कहा तुम्हारे पर केसेस हैं। उसने कहा कहाँ केसेस हैं? उसने कहा सुप्रीम कोर्ट में। उसने कहा अच्छा मैं बताता हूँ। अगले दिन गया सुप्रीम कोर्ट, उसने उड़ा दिए, 12 जज उसमें मारे गए थे। ये बहुत मशहूर वाक़या है। तो ठीक है सर, इनका तो मुल्क ऐसा ही है, सारा जो निज़ाम है वो तो इनके मातहत है, ये निज़ाम चलता ही ऐसा है, लेके चलते हैं। इन्होंने जो हमारे साथ 25 मई में किया, अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं उन बंदों को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि सिस्टम बने। लेकिन आप भी क्या SHOs को पकड़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा? आपको तो चाहिए था डिप्टी कमिश्नर्स को बुला के उनसे इन राइटिंग लिखवाते कि क्या वजूहात थी, उनको किसने ऑर्डर्स दिए कि वो लोगों के घरों में चले गए। उसमें भी आप सज़ा पे ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन और समझ पे गौर नहीं कर रहे। मतलब आपने तो सिस्टम को इम्प्रूव करना है ना, कि डिप्टी कमिश्नर्स को आखिर किसने कहा कि भी आप पुलिस लोगों के घरों में भेजने रात के 12 बजे के बाद, 24 तारीख की मॉर्निंग में, 24 ये खबर भी आ जाएगी उनको किसने कहा था। नहीं वो आएगी। देखिए, आप डिप्टी कमिश्नर को जब कहेंगे कि लिख के दें, मतलब वो तो ही इज बाउंड टू। आप एक इंक्वायरी कमीशन बैठाएं जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो DPO जो हैं वो पूरी चेन ऑफ कमांड को बता देंगे। वो कर ही नहीं सकते थे। देखिए, अनीता तुराब केस के बाद वो ये कर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने किया। मैंने पाकिस्तान ने इस मुल्क में देखा, जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल का है जी,
डॉक्टर शहबाज गिल ने आज कोर्ट में अपने आप को दिखाया कि जी मुझे एक ऐसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस मुल्क के खुदादार ने पूछ सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में दिखाया उन्होंने? नहीं, आज सेशन जज के पास गए हैं दोबारा। ये अली अमान की ट्वीट है। उसने कहा कि जाके मैं उनसे मिला बख्शी खाने में, फिर जब वो आए उन्होंने दिखाया कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है। दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि किसी एक बंदे को उसने कोई बात कह दी है? ये लोग देखें जी, मैं आपको बताऊँ डॉक्टर साहब, मरियम नवाज से ले के नवाज शरीफ तक नेशनल एक्शन प्लान चल रहा था पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, मिलिट्री कोर्ट्स चल रही थी। इन्होंने जो बयान दिए हुए हैं, इनके ऊपर तो कानून लागू होता है, मिलिट्री लॉ अप्लाई होता है, इनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई होना चाहिए था जो उन्होंने बोला हुआ है। हमारे एक बंदे को उसने बात अगर गलत भी कर दी तो कोर्ट में बयान क्लियर कर देगा कि इन्होंने तो एक्टिव स्टेट ऑफ वॉर में, फौज एक्टिव स्टेट ऑफ वॉर में थे। जरदारी साहब के टाइम में मेमो गेट हुआ, एक्टिव स्टेट ऑफ वॉर में थी। इन लोगों ने जब किया, मौलाना फजलुर रहमान ने जब बोला, ये जो हैं हमारे ख्वाजा साहब जो हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए हैं, अभी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन सब ने इदारे के खिलाफ एक्टिव स्टेट ऑफ वॉर में हर्ज़ सराई की हुई है। इन्होंने जर्नैलों के नाम लिए हुए हैं। इस मुल्क की खुदादाद में कोई पूछने वाला नहीं है। एक बंदे ने कुछ गलती से बात बोल दी है, उसको उन्होंने इतना बेईमाना तरीके से तशद्दुद किया गया है कि मैं गलत हो रहा है। जो पहले हुआ वो भी गलत था और जो अब हो रहा है वो भी गलत था। फरिया अजीज साहिबा, आपको क्या लगता है कि जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे सितंबर में, जैसे मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं? क्योंकि एक दिलचस्प मैंने कमेंट ये देखा है एहसन इकबाल साहब का, उन्होंने कहा हमारे नॉलेज में नहीं है कि नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर वापस आ रहे हैं। देखिए मोहित, आपने शुरू में एक बात की थी कि गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी हो रही है। हम जब PMLN की तारीख देखते हैं तो हमें नजर आता है कि गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी बड़े अरसे तक इन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ बड़ी सक्सेसफुली उसको खेला भी है, इम्प्लीमेंट भी किया है। लेकिन अब कुछ अरसे से ये बात बिल्कुल साफ शफाफ है कि गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी तो यकीनन चलती है, लेकिन कुछ एक्चुअल डिफरेंसेस हैं और वो फैमिली के डिफरेंसेस हैं। बहुत दफा ये बात की गई कि PMLN से PML शीन निकलेगी, वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन अंदरूनी खलकशार आपको अब रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आना शुरू हो गया है। और इस बात को, जो कि मरीम नवाज की ट्वीट है, इसको आइसोलेशन में मत लें। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले भी बाकायदा तौर पर ये खबरें फीड की जाई थी और लंदन से फीड की जाई थी सहाफियों को कि बड़े नाराज है नवाज शरीफ साहब और जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पर वो खुश नहीं है और वो समझते हैं कि साहब डार साहब आके उसको टेक ओवर कर लें। इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक दो तरह की टीम्स है। मिर्जा इस्माइल साहब हमारे प्रोग्राम में आए एज फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने खुद कहा कि शहबाज शरीफ साहब और मिर्जा इस्माइल साहब की इकोनॉमिक पॉलिसी फर्क है जो कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब की इकोनॉमिक पॉलिसी है। शहबाज शरीफ साहब की आप समझ रहे हैं, अगर हमने खुल के बात करनी है, इंक्लाइंड मोड, जैसे कि उनकी एक पॉलिसी मुफाहमत और मुजाहमत की अलग है, इसी का डायरेक्ट लिंक आप समझ लें कि सबको लेके चलना, सब स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल रखना, टफ डिसीजन लेना, क्योंकि आप समझते हैं कि आपके पीछे बैक है कि आप टफ डिसीजन ले सकते हैं। ये तमाम चीजें शहबाज शरीफ मिर्जा इस्माइल पॉलिसी में आती हैं। और दूसरी तरफ ये खदशा है कि हमने इलेक्शन में जाना है, हमारा वोट बैंक है और कहीं उसको नुकसान ना हो। मगर इसके साथ साथ, इस खदशे के साथ साथ एक बड़ा जेन्युइन खदशा दोनों खानदानों के दो हिस्सों का इस बात पर है कि एंड में ये एक पावर स्ट्रगल है कि शरीफ डायनेस्टी है मगर उसमें ज्यादा पावरफुल कौन है। दोनों तरफ आपको पावरफुल प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। सो वो भी अंडरलाइनिंग, और ये बात ठीक है कि ओवरऑल डिसिप्लिन बड़ा जबरदस्त है। हमने ये भी देखा है कि आपस में रिस्पेक्ट बहुत है फैमिली के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो पावर स्ट्रगल है वो वहां पर मौजूद है और वो बार बार रिफ्लेक्ट होकर आती है। आपको याद होगा कुछ इससे पहले तक, बड़ी ईद से पहले बाकायदा तौर पर यह बात तयशुदा थी कि सागडार साहब वापस आ रहे हैं। बड़ी हद तक ये खबरें थी कि उनकी डेट भी फाइनल हो चुकी थी, ऑलमोस्ट पैकिंग हो रही थी, मगर लास्ट मिनट कुछ जुलाई के आखिर में वो नहीं आ सके। तो आपको शक है कि नवाज शरीफ साहब कभी कह दिया गया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी नहीं आ सके, नहीं आएंगे फाइनली? जब भी नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात होगी, उसके साथ ही एक पॉलिटिक्स की टर्न होने की भी बात होगी। उसके साथ इसहाक डार साहब की वापसी जुड़ी हुई है। इसहाक डार साहब की वापसी होती है तो मिर्जा इस्माइल साहब की जो रैपअप की खबरें आती हैं वो दोबारा आना शुरू हो जाती हैं। सो ये तमाम मामलात आपस में उसी तरीके से कनेक्ट करके देखें तो समझ आ जाती है कि मरीम नवाज ने ये ट्वीट क्यों की। जरदारी साहब
इस तमाम मामले में उनको तो हम ये कह सकते हैं हैट्स ऑफ टू हिम कि उनका तो बड़ा वो ये बयान भी दे सकते हैं। वो जब हुकूमत से निकलने की बात होती है तो वो फौरन खड़े हो जाते हैं कि हुकूमत से नहीं निकलना। उनका एक भरपूर सियासी बयान है, जबरदस्त सियासत है। लेकिन जो मरीम नवाज की ट्वीट है उसमें एक तरफ नाराजगी है भी नवाज शरीफ साहब की, और नाराजगी का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम जो जानते हैं कि जो बातचीत चल रही थी, कि जो बातचीत हुई थी, उसमें ये बात थी कि नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना है। और जब तक ये बात नहीं होती है तो जाहिर है लंदन से नाराजगी भी होगी, भरमी भी होगी, और वो ऐसे चलेगी। ब्रेक मुझे लेने दीजिए। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के खानदान नेसेसरीली एक पेज पे नहीं है। जब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा इस किस्म के क्रिप्टिक ट्वीट्स करती हैं तो उसका मकसद यही होता है कि दिखाया जाए कि शहबाज शरीफ साहब जो है बहुत कामयाब नहीं है, हसास नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, और नवाज शरीफ साहब उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा पब्लिक के दुख और दर्द का ख्याल रखते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इस पर देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कब और कैसे होगी आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन जैसा एक दिन पहले आप सुन चुके हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब ने, जो PMLN के MNA हैं शेखुपुरा से, उन्होंने एक प्रेस टॉक में कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर के आखिर से पहले पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अली वज़ीर मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। नवाज शरीफ साहब अक्टूबर के आखिर नवंबर 2019 के शुरू में पाकिस्तान से लंदन तशरीफ़ ले गए। 1 महीने की इजाज़त उनको दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और अब तकरीबन 33 या 34 महीने गुजर गए। इस सारे टाइम पीरियड में ना तो वो किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ना उनका कोई इस तरह से डायग्नोसिस हुआ, सिर्फ अपने प्राइवेट मालिज के साथ उन्होंने एक एप्लीकेशन वगैरह यहाँ भिजवा दी, उसका नुस्खा उसका था, तो वो तो किसी वक्त भी वापस आ सकते थे। इस स्टेज पे उनके वापस आने की क्या अहमियत? अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि पहले जो पिछले सेगमेंट में बात हुई ना, मैं उसके ऊपर 1 मिनट जरा जवाब दे दूं। देखें, ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने वाला फैसला है ये किसी ने खुशी से नहीं किया, पर मैंने आपसे कहा कि अगर आप 4 साल इस्लाहात कोई ना करें तो मजबूरन इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर आपको इन्हिसार करना पड़ता है। पहली चीज ये। शबीर साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ तो मुझे बताएं, अडियाला जेल की कमांड क्या पंजाब हुकूमत के पास नहीं है? क्यों नहीं मेडिकल बोर्ड करवाते? क्यों टीवी के ऊपर आके फिर सर्कस लगाते हैं और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं यहाँ पे? तो खुदा के लिए बस करें। पंजाब पुलिस भी उनकी बात नहीं मान रही। वैसे अगर आपकी पंजाब पुलिस भी उनकी बात नहीं मान रही है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर हुकूमत छोड़ देना अगर उनकी कोई बात नहीं कोई मानता। कुछ और हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि सब सियासी जमातें हुकूमत क्यों नहीं छोड़ देती, यहाँ पे इकट्ठी क्यों नहीं हो जाती हैं? सर ना जाए गलत, वो ये बताएं नवाज शरीफ साहब आए नहीं पहले, आप क्यों आ रहे हैं? जी मैं आ गया सर। गुजारिश ये है कि मेरी 1 अगस्त को मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात हुई थी। उन्होंने यकीनन जो अपने खदशात का इजहार किया था कि जी मुल्क को जो इस वक्त जिस मुश्किल मरहले के अंदर खड़ा हुआ है, इस वक्त उनको वो उनकी ख्वाहिश थी कि वो वापस आके अपना इसमें किरदार अदा करना चाहते थे। पर अभी तक आप जानते हैं ना उनके डॉक्टर के साथ उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो अटेंड हो चुकी है, और ना अभी पार्टी ने या फैमिली ने कोई हतमी फैसला किया है। और जहां तक आप कहते हैं उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई, तो मुझे बताएं मियां जावेद लतीफ किसके बिहाफ पे बोल रहे हैं? वो जेल तोड़ के तो गए नहीं थे सर। मैं गुजारिश तो मेरी सुने ना, मैं आपको बात कर रहा हूं। गुजारिश ये कि वो अदालत से इजाजत लेके कि हुकूमत की रजामंदी के साथ गए। सर देखें, उनकी रजामंदी के साथ गए तो इन्होंने हाई कमीशन से पूछे, इन्होंने जाके डॉक्टरों से परसू करने की कोशिश की कि नहीं की? यहाँ पे टीवी पे सियासत मत करें। जहां तक जावेद लतीफ साहब का मामला है, वो मेरे आने के बाद वापस गए हैं। मैं आ गया सर। सर मैं मियां जावेद लतीफ साहब मेरे आने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब से मिल के आए हैं। मैंने भी उनको यही गुजारिश की थी कि आपको जल्द अज जल्द पाकिस्तान आके अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें आप जैसे एक्सपीरियंस स्टेट्समैन की जरूरत है। उन्होंने उस वक्त कोई हतमी फैसला उनकी फैमिली में या उनके डॉक्टर्स ने नहीं किया हुआ था। मेरे बाद अगर जावेद लतीफ साहब गए हुए हैं तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप उनका नंबर कर देता हूं, आप उनसे फोन करके यकीनन पूछ लें अगर इस किस्म का कोई हतमी फैसला हुआ। मेरी जहां तक इतला है अभी वो डॉक्टर्स के साथ मशावरत जारी है और मियां साहब जल्द अज जल्द आना चाहते हैं। लेकिन मियां साहब को रोका हुआ आप किसने? आपके 34 महीने हो गए ना अली साहब, 34 महीने हो गए। अक्टूबर नवंबर 2019 से अब तक 34 महीने गुजर गए, 20, 21, 22। जी सर बिल्कुल सर। ये वबा के दरमियान जो हमारे 3 साल गुजरे हैं उसके अंदर आप जानते हैं कितनी वेव्स कोरोना की आई और उसमें किस तरह से इलेक्टिव सर्जरीज को जिस हद तक हुआ लोगों ने डिले करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी अगर आपकी तसल्ली नहीं है कि उन्होंने डॉक्टरों से अपना इलाज नहीं करवाया और वो किसी अस्पताल, किसी क्लिनिक में, किसी जगह जाके डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं किया, तो मुझे बताएं हाई कमीशन ने जाके जो अदालत के फैसले के तहत उन्होंने जाके क्या परसू करके इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की? जहां तक मेरी इतलात है वो रेगुलरली उनके
उनके डॉक्टर्स उनको देख भी रहे हैं, उनका चेकअप भी हो रहा है, और जब उनको वो मुनासिब समझे कि टाइम आ गया कि ऑपरेशन होना चाहिए तो ऑपरेशन भी हो जाएगा। जी, क्या इलेक्टिव सर्जरी हुई उनकी 34 महीने में कोई? सर नहीं हुई ना सर, ये तो इसका तो हतमी फैसला फैमिली और डॉक्टर्स ने करना है ना। मैं या आप टीवी पे बैठ के तो नहीं कर सकते। वो इनकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गफलत की वजह से बुरे हाल के अंदर वो इंग्लैंड उनको मजबूरन भेजा गया था, आपको याद हो, वो तो जा नहीं रहे थे। और उसके बाद इन्होंने कानून ने एक वहां पे सिस्टम तय किया था जिसके तहत उनका इलाज होना था। अगर इनको उसके ऊपर तहफात हैं तो क्यों नहीं परसू करते? मैं तो आपसे सीधी सीधी बात करूं, पंजाब हुकूमत तो इनके पास है, ये मेरे से किस तरह सवाल कर सकते हैं? मुझे तो ये पता है कि उनका इलाज जारी है, और जब फैमिली और पार्टी ये मुनासिब समझेगी कि उनको पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, वो पहली फ्लाइट लेके, जिस तरह से पहले भी इन केसेस का सामना करने के लिए अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए थे, तो इंशाल्लाह एक दफा फिर हमारे दरमियान होंगे। अच्छा, कुछ वैसे समझ नहीं आ सका किसी भी चीज़ का ठीक तरह से। इफ्तिखार दुरानी साहब, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, और जब वो आएंगे तो फिर आपकी पार्टी किस किस्म के सवालात उठाएगी, क्योंकि सवालात के जवाब नहीं मिल पाएंगे? मुझे खतरा है। देखिए, मेरे चेयरमैन ने ना उसमें जलसे में, लाहौर के जलसे में, जो सबसे बड़ा तारीखी जलसा था 14 अगस्त का, उसमें उन्होंने कहा था कि आएँ तो मैं ये इधर पहुँचूँ तो सही ना, जिनका इस्तकबाल मैं करता हूँ। वो यहाँ नहीं आ रहे, वो इस्लामाबाद आएंगे या कराची आएंगे? सुनिए, वो लाहौर नहीं आने लगे। 4 ख़वातीन गई इनके घर के सामने लंदन में, ठीक है जी, हाइट पार्क गई इधर। इन्होंने पुलिस कॉल की, वो पुलिस जब आई, लंदन पुलिस, उन्हें कहा यार 4 ख़वातीन कोई बात नहीं, आप प्रोटेस्ट करने। 4 ख़वातीन को देख उनको प्रोटेस्ट संभाल नहीं सके। यहाँ पे जो मुल्क है, जो इनको विलन समझता है इस मुल्क, इस पूरे सिस्टम में, एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान में जो विलन हैं दो, वो सियासी विलन जो हैं वो 3 लोग हैं। एक सियासी विलन जिनका सरगना जो है वो आसिफ जरदारी है, अगला कैरेक्टर जो है नवाज शरीफ, और तीसरा फजल रहमान है। ये आएँ, ये मुल्क इनका है, बिल्कुल आ सकते हैं, जेल जाएंगे जिस जगह भी है, और बिल्कुल जवाब मिलेगा उनको जिस तरह भी। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की सिक्योरिटी वापस लेने की कोशिश की थी पंजाब हुकूमत ने, ले तो नहीं सके। देखिए जी, वो उनको प्राइम मिनिस्टर को ऑथराइज है, इनको सिक्योरिटी ऑथराइज नहीं है। हमने विड्रॉ की है सिक्योरिटी। विड्रॉ कहाँ की है? वो तो है उनके पास अभी भी। अब हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हम फॉलो करें। अडयाला जेल वाले मिलने क्यों नहीं देते? वहाँ की पुलिस तो पंजाब की, वो भी उन्होंने कहा भी है कि आप हुकूमत छोड़ देंगे। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं, आज हमारी टीम मिली है उनके साथ। टेक्निकल रीजन क्या है? कैदी से मिलने का तो राइट है। इस्लामाबाद के प्रिजनर हैं जो कि मेडिकल क्यों नहीं कराते डॉक्टर साहब? वो रीजन दिखाया जा रहा है उनका। मेडिकल भी उन्होंने जाली बंदे का करा दिया, आपकी इत्तला के लिए दे रहा हूँ, असल बंदे का नहीं कराया। डॉक्टर शहबाज गिल का नहीं कराया। मैंने जो है ना, नहीं, ये तो फिर आपकी बेबसी है ना। वो अली परवेज मलिक की बात सही है कि आप लोग हुकूमत क्या कर रहे हैं। अगर पंजाब पुलिस भी आपकी बात नहीं मान रही है तो फिर क्या हुकूमत कर रहे हैं आप? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। कोलंबिया अच्छा इसलिए था, उन्होंने पेब्लो एस्कोबार को असेंबली में जाने दिया। हमने तो एस्कोबार को असेंबली दे दी, यहाँ पे सदर बना दिया हमने, यहाँ पे वज़ीर आज़म बन गए। वो तो सारे के साथ देखें, सिस्टम करप्ट हुआ ओवर द पीरियड ऑफ 4 डेकेड्स। किसी सिस्टम में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, जिसमें हम आइडियल इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं, यहाँ पे लोग दिन दिहाड़े खरीद रहे हैं MNS को, पंजाब असेंबली में MPS को खरीदा जा रहा है, और हम कह रहे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमने सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ ये किया कि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे उनको असेंबली में। हमें फिल्म अगर हम बनाए ना पाकिस्तान पे, बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी, पेब्लो एस्कोबार से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी। फरिया अजीज साहिबा, आपको क्या लगता है कि जब नवाज शरीफ साहब वाकई वापस आ जाएंगे तो ये जो इंतहाई तीखे चुभते हुए सवाल हैं कि वो 34 महीने बैठे रहे, किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, यहाँ से वो गए थे तो ज़िंदगी मौत का मसला था, वहाँ जाके वो ठीक हो गए, फिर वो जब चाहते आ सकते थे, उनको किसी ने रोका नहीं, वो सेल्फ एग्जाइल में थे, वो वापस नहीं आए, उनके जितने भी एक्सक्यूज़ हैं वो तो कोई लॉजिक की कसौटी पे पूरे उतरते ही नहीं हैं। तो जब सियासी माहौल में वो उतरेंगे मैदान में, तो ये जो सवालात हैं, इन सवालात का जवाब कैसे देंगे वो और PMLN? डॉक्टर मोइन, ये चुभते हुए सवालात को थोड़ा आगे ले जाते हैं, थोड़ा माजी में और चले जाते हैं। ये चुभता हुआ सवाल नहीं है कि इसी हुकूमत ने भेजा था नवाज शरीफ साहब को। खुद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, खुद यकीन दिलाया था कि नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं। अब वो खुद बताते हैं, इमरान खान साहब, कि श्री मिर्ज़ाई साहिबा रो पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अपना डॉक्टर भेजा था, उन्होंने कंफर्म किया था। और ये भी एक चुभता हुआ सवाल है कि इन्हीं के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक खत लिखा था और कहा था कि हमें बताया जाए कि इनको कैसे भेजा गया था। ये भी चुभता हुआ सवाल है कि उन्होंने कहा था इंक्वायरी कराई जाए कि वो रिपोर्ट्स किसने बनाई थी जिनके तहत प्लेटलेट्स डाउन हुए थे। ये भी चुभता हुआ सवाल है कि कैसे नवाज शरीफ साहब चले गए और किस
वक्त पे पता चला कि नवाज शरीफ साहब, पीटीआई को पता चला कि बीमार नहीं है, उसके बाद फिर एक्शन क्यों नहीं लिया। और ये भी चुभता हुआ सवाल है कि कुछ अर्से पहले ही मौलाना फजल रहमान का धरना हुआ था और उससे पहले एक जर्नलिस्ट ने आप ही के शो में बैठकर ये बात कही थी कि नवाज शरीफ साहब आप बीमार होंगे और चले जाएंगे, और फिर वो हो गया। और फिर बाद में उनको ये कहा गया कि आप ये बात मत करें, डील की बात मत करें। लेकिन क्या ये सवाल सियासी मैदान में उठेंगे? आप समझते हैं कि जब सियासी मैदान में उतरेंगे नवाज शरीफ साहब, जब एक सियासी मैदान में उतरेंगे, ज़ाहिर है एक इलेक्शन कैंपेन को वो लीड करना चाहते हैं, तो उनके मुखालफिन ये सवाल उनके हम माजी में देख सकते हैं। माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब गए और नवाज शरीफ साहब वापस आए और वापस आके प्राइम मिनिस्टर भी बने। ये एक हमारे पास माजी की एक पिक्चर है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अब हम 90s से आगे निकल गए हैं, सोशल मीडिया है, मामला तब्दील हो चुके हैं। लेकिन उन तब्दीलियों के बावजूद हम कुछ अर्से पहले तक ये भी सुनते थे कि बहुत मुश्किल होगा कि शायद दोबारा ये सिस्टम हम देखें गवर्नमेंट का, जो कि अब नजर आ रहा है। सो कुछ भी हो सकता है। देखिए, जो पॉलिटिक्स है उसमें नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो इफ इट्स द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, और वो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, तो क्यों नहीं आ सकते नवाज शरीफ साहब? आएंगे, सवालात भी होंगे, आगे ओपन फील्ड भी होगी। नहीं, उनको कौन रोक रहा है? एक सेकंड, देखिए ना, उनको किसी ने रोका हुआ तो नहीं है। फरिया, वो तो सेल्फ एक्साइल में है ना, वो तो अपनी मर्जी से गए हुए हैं। वो तो प्रिजन में थे, वहां से निकले, 1 महीने के लिए वो बाहर चले गए, उनको किसी ने रोका हुआ नहीं। मेरा सवाल यह है कि जब वो आएंगे, आवाम की लॉजिक होती है जहां आपको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, एक जलसे में एक बात होती है, दूसरे जलसे में, वहां नवाज शरीफ साहब वो पॉलिटिकल लीडरशिप दे पाएंगे इस तादाद की मौजूदगी में जो उनके इस वक्त उनके बारे में सवाल हैं? 34 महीने से बाहर बैठे, इस कॉन्ट्रडिक्शन को हैंडल कर पाएंगे पब्लिक एरिया के अंदर? कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ मैंने एक बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने एक और बात की है, और ये मैंने 2 दफा उनसे क्वेश्चन किया। उन्होंने ये बात की कि एक ये पॉसिबिलिटी है या एक ये सिनारियो क्रिएट किया जा रहा है, और दिस इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग। उन्होंने कहा कि बाकायदा सिनारियो बनाया जा रहा है कि उनको नाअहल किया जाए, उसके बाद इकट्ठे अहल करा दिया जाए नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको हमने पहले भी सुना, कॉरिडोर्स में सुना, मुख्तलिफ लोगों से चमगोइयों में सुना, कल उसको ऑन एयर कह दिया गया। सो ये एक पॉसिबिलिटी पे अगर हो सकती है ये बात, तो क्यों कुछ और भी हो सकती है, एक ही बात क्यों होगी, 2-3 और प्लान्स भी हो सकते हैं। सो इस पे मैं और आप कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर मोहित ना हमें कहना चाहिए, ये इनकी पार्टी का मसला है, PMLN का। अभी आपने सुना अली साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने मना किया हुआ है नवाज शरीफ साहब को, और जब हम समझेंगे कि उन्होंने वापस आना है तो वो आ जाएंगे। अब वो किन हालात में समझेंगे, वो ज़ाहिर है ये बेहतर समझते हैं। इन लोगों की डायरेक्ट बातचीत हो रही है, इनको अपने हालात का ज्यादा बेहतर पता है। बहुत शुक्रिया, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। मेरा सवाल दरअसल ये था तमाम लोगों के साथ कि ये सही है कि जहां लाखों करोड़ों लोगों के सामने खड़े होकर आपको अपनी एक्सप्लेनेशन बार बार देनी पड़ेगी, और जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो यकीनी तौर पे ये जो सवालात हैं ये बिल्कुल एक बाज़गश्त की शक्ल अख्तियार कर जाएंगे हर सड़क पे, हर कूचे पे। और नवाज शरीफ साहब को मुझे ये लगता है कि खासी दिक्कत होगी इन सवालात का रोज़ाना जवाब देते हुए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वक्फे से पहले आपने सुना कि फरिया अदरी साहिबा, जो कि प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन है, उनका ये कहना था कि एक दिन पहले उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इंटरव्यू किया, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर इस खदशे का इजहार किया जिसका पहले उन्होंने लाहौर के हॉकी स्टेडियम में अपने जलसे में किया था, कि प्लान ये है PDM की जमातों का कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करवाया जाए, फिर डिस्क्वालिफिकेशन एक बारगेन हो जिसमें नेशनल असम्बली से 62(1)(f) में अमेंडमेंट करवाई जाए, जिसमें PTI और PMLN और बाकी जमातें मिलके उसे ख़त्म करें। अली वज़ीर मलिक तक पास चलते हैं। अली साहब, कुछ ऐसा ही आप भी सुन रहे हैं जैसा बाकी सब लोग सुन रहे हैं, या चहमगोइयाँ हो रही? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो साजिश का मंत्रा इमरान खान साहब ने पहले भी बेचने की कोशिश की ना, और अब भी वो जो जिसके ऊपर दोहरा रहे हैं, मुझे फ्रैंकली ये बात समझ नहीं आई। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी राय है आर्टिकल वो 62(1)(f) के बारे में, मैं यहां तक तो उनके साथ अग्री करता हूं कि जी ये आपको राइट किसी और को आप नहीं दे सकते कि वो आपकी अमानत और खयानत और उसके ऊपर फैसला करे। और ये बात भी ठीक है कि जी सियासतदानों को जो मुकाबला करना चाहिए वो पब्लिक अरीना के अंदर करना चाहिए। इस तरह से टेक्निकलिटीज
के पीछे नहीं छुपना चाहिए। पर गुजारिश ये है कि किसने ये साजिश की कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने 2 करोड़ का सामान जो है वो तोशा खाना से समेटा और उसके बाद उन्होंने 14 करोड़ रुपए का उसको जाके बेच दिया बाहर, और उसके बाद ना उसके ऊपर टैक्स दिया और ना अपनी किसी असासा जात की स्टेटमेंट के आके अंदर डिस्क्लोज किया। तो गुजारिश ये है कि इसके अंदर किसने साजिश की है। और अगर आप ये मेयार पहले तय कर चुके हैं कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को 10,000 की अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर आप निकाल चुके हैं, तो आप मुझे बताएं एक दूसरा मेयार इमरान खान के लिए किस तरह से तय करेंगे? क्या वही मेयार, क्या वही स्टैंडर्ड ऑफ लॉ समझना चाह रहा हूं कि किस केस में आप समझते हैं कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन बनती है? कि 18 अगस्त किस को केस में डिस्क्वालिफिकेशन बुलाया हुआ है, ये जाके केस में या तोशा खाने के केस में के अंदर इन्होंने वो डिक्लेयर किए हुए हैं, बात खत्म हो जाएगी। किस केस में आप समझते हैं कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन बनती है? तोशा खाने में या ममनुआ फंडिंग के केस में? मेरा देखें, ममनुआ फंडिंग केस का एक कॉम्प्लेक्स मैटर है, उसके अंदर अगर ये प्ली लेते भी हैं कि सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है, तो उसके अंदर इन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिए, अकाउंट्स कंसील किए हैं, वो अपनी जगह कॉम्प्लिकेशन। पर तोशा खाना जो है इज अ क्लियर ओपन एंड शट केस, क्योंकि उन्होंने जो 12 करोड़ या 14 करोड़ रुपए समेटे दुरानी साहब का दुरानी साहब का इस पे जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब नवाज शरीफ साहब के लिए मौजूद है एंड ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अली परवेज मलिक समझते हैं कि तोशा खाने का केस में इमरान खान ने 2 करोड़ रुपए की चीजें तोशा खाने से खरीदी, 14 करोड़ की बेच दी, अपने टैक्स रिटर्न्स में या अपने गोशवारों में दिखाई नहीं, और यूं उनकी एक मिस डिक्लेरेशन साबित हो गई। जनाब देखिए जी, ये तो नवाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट 2 करोड़ 14 करोड़ टैक्स। देखिए ये तो रोज जजमेंट अनाउंस कर देते हैं ना, उनका तो बस नहीं चलता इमरान खान जिंदा क्यों है, ये भी इनका बस नहीं चल रहा कि ये क्यों है। असल फैक्ट्स हैं क्या? सर देखें, पहली बात है कि इमरान खान वो सेलिब्रिटी 18 अगस्त को डॉक्टर साहब पता चल जाएगा, सबसे ज्यादा फंड रेजिंग करता है और उसकी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक, ठीक तमाम बरे-आज़म में एक पाकिस्तान तोशा खाना की बात हो रही है। इमरान खान है ये जो गुफ्तगू ये कर रहे हैं, इमरान खान ना एक बैट, एक शर्ट, एक बॉल साइन करता है, करोड़ों रुपए में ऑक्शन हो जाता है। ये कोई लेवल ऑफ गुफ्तगू एलिगेशन है नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जमाइमा के ऊपर ना टाइल केस बना दिया था, और ये एंटीक बना के उन्होंने कर दिया था। ये बड़ा पुराना तीरा है। तोशा खाना में किस साल में डिस्क्लोज किए, पूछे 18 को जवाब देना है। खुद तोशा खाना से लेके गए हुए पूरा मुल्क जो है इनसे पूछ रहा है ये जो मेफेयर अपार्टमेंट्स ने कैसे खरीदे हैं। अच्छा, इससे पहले जब ये मुल्क में वापस आए, हुदैबिया पेपर मिल कैसे बंद कराया टाइम बाहर करके उन्होंने, वो NRO 1 का हिस्सा था। ये अभी NRO 2 के प्रोसेस में लोग लगे हुए हैं। अपने ये सही है कि लोग तोशा खाने से लेते रहे हैं। जरदारी साहब की भी डिटेल्स बता रहे हैं। गाड़ी जो है ना, कोई इशू, गाड़ी इज नॉट इज अ प्रोहिबिटेड आइटम, यू कैन नॉट टेक इट। ये गाड़ियां लेके गए हैं। नहीं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ की चीजें उन्होंने पे की और 14 करोड़ ली, वो तो चले प्राइस डिफरेंस है, लेकिन टैक्स रिटर्न में ना शामिल करने वाली क्या एक्सप्लेनेशन है? सर मैं ना उनका जब ये इन्होंने हनीफ अब्बासी गोशवारों में हुआ था, तो मैं उनके अकाउंटेंट से मिला जो 1980 से उनके गोशवारों में नहीं है। ठीक है जी, मैं तो इनकी तरह तो हूं नहीं कि मैंने जो है, वो कह रहे हैं गोशवारे जो इलेक्शन कमीशन के होते हैं उसमें उन्होंने शो नहीं किया। मेरी अर्ज सुने ना, मैं एक बंदे की, एक लीडर की कैसे मैं उसको केस लगा हुआ है, आपको एडजर्नमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज करना नजर आ जाएगा। लेट मी फिनिश, आप बात कर लीजिएगा ना, मैं नहीं बोला। अली जरा इनको सुन ले, मैं हम दोनों ही हैं, आप दोनों ही हैं, फरीहाब नहीं है। जी जल्दी बात करें जी। देखें, अच्छा जी, मैंने उनसे पूछा, मैं इनकी तरह वन साइडेड नहीं ब्लाइंड फेथ कर देता। मैंने इनके अकाउंटेंट से पूछा, मैंने कहा ताहिर साहब हाउ डू यू रेट हिम? उसने कहा ही इज द मैन हु हैज नेवर केप्ट अ पाउंड इन हिज पॉकेट। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, जब ये हनीफ अब्बासी ने दूसरा केस किया घर का, ये बनीगाला के ऊपर केस, दोनों फेक केस थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इमरान खान इज दैट ऑनरेबल लीडर, ही केम, ही गेव अस द होल ट्रेल एंड सेड इफ यू फील कन्विंस टीवी पे जाके बोल देना, अदरवाइज आई विल डिफेंड माई सेल्फ। इस तरह काम नहीं करते। आज भी जब ये केस चलेगा, सिवाय मेला फ्राइडे के, ठीक है जी, इमरान खान इज एब्सोल्युटली क्लियर। मैंने मुझे एक वैसे अकाउंटेंट ने, वकील ने बताया, किसी ने, जो भाई दुरानी साहब की शायद जहन में नहीं है, कि 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक टैक्स रिटर्न होते हैं, एक गोशवारे होते हैं इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन के तो ज़ाहिर है उन्होंने अपने नए गोशवारे दाखिल अब किए ही नहीं, इसलिए उसमें मेंशन नहीं है। उनके टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो तोशा खाने की चीज़ें उन्होंने बेची हैं, वो उनके FDR के टैक्स रिटर्न्स के अंदर वो इनकम वगैरह सब शामिल। 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए हैं।
18 तारीख को आपको इनकी डिफेंस सामने आ जाएगी। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि साकिब और निसार जो इमरान खान साहब है ना, जिनके बारे में ये बता रहे हैं कि ऑल्टर ने कहा नेवर केप्ट अ पाउंड इन हिज पॉकेट, तो मुझे बताएं ये जो एटीएम नवाज पॉलिसियां लेके चलते रहे, उसके अंदर अपनी जेब में पाउंड रखने की जरूरत थी जब लोगों की जेबों के अंदर पाउंड और वहां से सारे अखराजात हो? यही तो वो इल्जाम था जिसके ऊपर हम बात करते आ रहे थे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इनकी नीयत क्या है, समझते हैं कि क्या इमरान खान ने अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर अपनी इनकम को शो नहीं किया? फॉरेन फंडिंग मामले में 50 जजमेंटें ली, जुरिस्डिक्शन चैलेंज की, गलत सर्टिफिकेट दिए, वकील बदले, सीक्रेसी मांगी, आपको 2 दिन बाद इनकी पता चल जाएगा। ये है कि इमरान खान ने अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर तोशाखाने की इनकम को शो नहीं किया। क्या इल्जाम ये है ट्रेल दें कि इन्होंने तोशाखाना से एसेट को किन पैसों से रिलीज करवाया, उसके बाद जो बाहर जाके इन्होंने बेचे और खारजा महाज के ऊपर शर्मिंदगी कमाई, वो तो एक अलग है। उसके बाद जो 14 करोड़ रुपए इकट्ठे किए वो 2018, 19, 20, 21 किस साल के अपने इलेक्शन के गोशवारे में जमा करवाया है? और अगर नहीं जमा करवाया और मियां नवाज शरीफ साहब को 10,000 तनख्वाह ना लेने पे आप निकाल चुके हैं, तो आज कानून का दौरा मेयार किस तरह होगा कि एक साकिब और निसार खान के लिए अलहदा और मियां नवाज शरीफ के लिए मुझे अकाउंटेंट्स ने ये बात बताई कि चूंकि इलेक्शन तो 2018 में हुआ था और वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नहीं थे, ये तो तोशाखाने की चीजें उन्होंने 19-20 में कहीं ली हैं और टैक्स रिटर्न में हैं और इलेक्शन के पास को भी जमा नहीं करवाया उन्होंने रिकॉर्ड। वो तो जब जमा करवाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए तब के तो जमा कराए ना सर, डेट वाइज जब आप रिकॉर्ड से दिखाएंगे ट्रांजैक्शन किस साल में हुई है और आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये जाके सिंपली कल इलेक्शन कमीशन में बता देंगे ना। मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि आपके फैक्ट्स क्लियर हो जाते। अच्छा अब ये बता दें, चले ये तो वो क्लियर करेंगे अगले 2 दिनों में, तो जो आसिफ अली जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां वहां से ले ली जो प्रोहिबिटेड थी, ले ही नहीं सकते थे, और नवाज शरीफ साहब ने 1 लिया और आसिफ अली जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां वहां से ली, उसको कैसे डिफेंड करते हैं? ये डिफेंस ले लें इलेक्शन कमीशन में 2 दिन बाद जाके कि जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली तो इसलिए हमने भी ले ली और हमने डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसके बाद देखेंगे कानून अपना क्या रास्ता बनाता है। इसके ऊपर तो कोई बहस की बात नहीं है ना। आप यहाँ पे तो गाड़ियां नहीं ली, 2 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन में जाके ज्यूरिसडिक्शन तो नहीं चैलेंज करेंगे, सीक्रेसी तो नहीं मांगेंगे, कोऑपरेट करेंगे ना एक आईनी इदारे के साथ कि नहीं करेंगे, इतनी सी बात है। अच्छा ये लास्ट रिस्पॉन्स 1 आध मिनट रह गया। मैं इन्हें कहूंगा कि हमने तो रिस्पॉन्ड कर लिया, फॉरेन फंडिंग जो ममनू फंडिंग थी हमने कर दी, आप जाके जवाब दे दें। हमने तो पहले जवाब दिए, आप अपना जवाब दें। मैं फिर कहां से खरीदा हुआ है? पिछले 6 साल से पूछ रहे हैं पैसे कहां से हैं, वो जवाब दे दें। वो जवाब नहीं दे रहे हैं, ये उल्टा कहेंगे कि इमरान खान नहीं कर दिया। हम जब इससे पूछे पैसे कहां से हैं, वो कहती है लंदन में क्या पाकिस्तान मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो कहता अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रॉपर्टी है। हम पूछ रहे हैं पैसे कहां से आए हैं, पूरा कौम पूछ रही है इनसे पैसे कहां से आए, ये कौम को जवाब नहीं देते। अच्छा हमें कहते हैं इमरान खान नहीं कर दिया, इमरान खान की जिंदगी ये लोग उसके बराबर हो सकते हैं, ये उसकी खाक के बराबर नहीं है, उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे है। इनकी तरह उन्होंने हालात नहीं बनाए हुए हैं, मे फेयर नहीं बनाया हुआ, ना उन्होंने फैक्ट्री बनाई। मलिक साहब का भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह से फरिया इदरीस साहब ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, आपने तीनों मौक़िफ़ और पर्सपेक्टिव सुने, आपका बहुत शुक्रिया। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।